हेलो एवरीवन, वेलकम टू विक्रमाज। और फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एमसीक्यूज सीरीज के 4th पार्ट को, जहां पर हम एमसीक्यूज के माध्यम से हिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहले ऐसा होता था कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था जहां पे हम मिक्स्ड बैग को क्वेश्चन को लेकर चलते थे, जिसमें कि कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी। तब मैंने स्टार्ट किया है यह सब्जेक्ट वाइज, मतलब कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक एमसीक्यूज आपके सामने आएंगे वीक में 4 डेज, और 5वें दिन मैं दूंगा उसका टेस्ट। मतलब ये कि इसका मिक्स्ड क्वेश्चन उसमें डाला जाएगा और थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन में उसको रखा जाएगा। आज से हम लोगों ने स्टार्ट किया है एमसीक्यूज के स्टैंडर्ड को थोड़ा अपग्रेड किया है। मतलब ये कि पहले जो लेवल था ये इस मॉडरेट लेवल पे हम रखते थे, इजी टू मॉडरेट लेवल था हमारा। अब मॉडरेट टू टफ लेवल पे जाएगा। कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस काफ़ी टफ रहेंगे। इसी के साथ साथ हम लोगों ने एक और चीज़ का ख्याल रखा है, वह यह चीज़ है कि आज के क्वेश्चंस लगभग जितने भी क्वेश्चंस हैं 15 के अराउंड, सभी के सभी PYQ पे बेस्ड है। मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जिस थीम से क्वेश्चंस को पूछे गए हैं, जैसे कि आपको पता है कि मनसबदारी से क्वेश्चन पूछा गया है, मनसबदारी सिस्टम से, तो मनसबदारी थीम को हम लोगों ने रखा है ताकि आप लोगों को अभी के समय में, इसके बाद, इस लेक्चर के बाद मनसबदारी से एक भी इशूज़ को पढ़ने का ज़रूरत ना हो, बल्कि आपको इसी वीडियो में सारा का सारा मनसबदारी इशू से, मनसबदारी से रिलेटेड इशूज़ के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। आपके सामने पहला क्वेश्चन ये है हड़प्पन टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट के बारे में। अभी देखिए, मेंस का पेपर हुआ था, उसमें पूछा है कि बताओ दिल्ली सल्तनत में से कौन सी टेक्निकल चीज़ें हुई थी जिसने कि समाज को काफ़ी एडवर्सली इफेक्ट किया है। तो अब यहाँ मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि हड़प्पन टेक्नोलॉजी और क्राफ्ट के बारे में। यहाँ 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं कि हड़प्पन्स जो थे वो आयरन का यूज़ करते थे, किस लिए? वेपन्स बनाने के लिए। तो क्या आपको पता है कि हड़प्पन्स को आयरन का नॉलेज था या फिर नहीं था? हड़प्पन्स प्रेडिक्टेड बोट मेकिंग हड़प्पन्स क्या करते थे? बोट मेकिंग उनको बनाना आता था, नाव बनाने की उनको तकनीक पता थी, अगर आपने लोथल को पढ़ा होगा तो। वही हड़प्पन्स वर पोर्टर्स व्हील, जो पोर्टर्स व्हील होती है, चक्की होती है, उनका नॉलेज था उनको। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए एक्सप्लेनेशन पार्ट की तरफ चलेंगे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर हम ऑप्शन बी की बात करें तो 2 और 3 उनको आयरन की नॉलेज नहीं थी। ये 2 चीज़ें वो जानते थे, मतलब कि बोट मेकिंग भी जानते थे और पोर्टर्स व्हील की भी नॉलेज थी उनको। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए हम शॉर्ट में, क्योंकि एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। इसको अगले सेशन में, अगले जो अंक होगा इसका, उसमें हम क्या करेंगे, इसको छोटा रखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, आपको पता है कि ब्रोंज का आइडिया था उसको ब्रोंज एज भी बोलते हैं। बहुत से ऐसे टूल्स बनाया था ब्रोंज से, स्टोन से, लेकिन उनके पास क्या था? आयरन का उतना नॉलेज नहीं था। वहीं दूसरी ओर वो बोट मेकिंग में भी जानते थे, बोट मेकिंग में भी उनका अच्छा खासा दखल था, एक्सेस बनाते थे इससे। और लोथल जैसे बंदरगाह भी थे, वो दूर अलग अलग सभ्यता, उस समय के जो कंटेम्प्रेरी सभ्यताएं थी उनके साथ उनका बिजनेस भी था, जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ। चलिए, मदना और अखाना 2 भाई थे जो कि प्रोमिनेंट स्टेट्समैन थे 17th सेंचुरी के। आपको बताएं इसमें से कौन सा ऐसा सल्तनत था, मतलब कि कौन सी ऐसी एम्पायर थी जहां से कि ये दोनों भाई बिलोंग करते थे। जैसे आपने सुना होगा ना, सैयद ब्रदर्स, और भी बहुत से ऐसे ब्रदर्स होते हैं, जैसे कि हरिहर एवं बुक्का 2 और भाई भी थे। तो चलिए आप बताइए इसमें से कौन से ऐसा सल्तनत था, ऐसा कौन सा एम्पायर था जिससे उनका संबंध था? क्या वे बीजापुर सल्तनत से संबंधित थे? वहीं दूसरी ओर क्या वो गोलकुंडा के सल्तनत से संबंधित थे, निजाम शाही ऑफ अहमदनगर से संबंधित थे, या फिर मराठा किंगडम से संबंधित थे? आपको बताएं इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि उनका संबंध गोलकुंडा के सल्तनत से था। अब थोड़ा बहुत इनके बारे में भी जान लेते हैं और गोलकुंडा सल्तनत के बारे में जान लेते हैं। ये दोनों ब्राह्मण ब्रदर्स थे जो कि प्रोमिनेंस थे 17th सेंचुरी में के अंतिम जो 2-10 साल थे, मतलब कि 20 वर्षों में गोलकुंडा के काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए थे। अब्दुल हसन कुतुब शाह के जो सल्तनत थी, जो वहाँ के राजा थे, उनके समय में इनका इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ जाता है। इसी के साथ साथ मदना एवं अखाना भाइयों ने क्या किया था? मराठा किंग शिवाजी का भी हेल्प किया था जब वो एक्सपेडिशन का झेल रहे थे। देखिए यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स दिया गया है, 3 अलग अलग सोर्सेज दिए गए हैं, और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कहाँ इंडिया का जिक्र है। अब देखिए, इंडिया वर्सेस भारत का जो विवाद चल रहा है
उसमें एक क्वेश्चन का काफ़ी रिलेवेंस है और एक क्वेश्चन हम लोगों को काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हो सकता है कि यूपीएससी इस इशू से, मैं नहीं बोल रहा कि डायरेक्ट इस क्वेश्चन से, इस इशू से आपके सामने प्रीलिम्स में, पेपर में ये क्वेश्चन रख सकता है। देखिए, द प्लस ऑफ इर्थियन सी में क्या इंडिया का जिक्र है, या फिर टॉलमी की जो ज्योग्राफी की बुक है क्या इसमें इंडिया का जिक्र है। वहीं दूसरी ओर पिलिनीज कि जो हिस्टेरिया है क्या इसमें इंडिया का जिक्र है। पहला करेक्ट होगा, पहला और दूसरा करेक्ट होगा, दूसरा और तीसरा करेक्ट होगा, या फिर पहला, दूसरा और तीसरा तीनों करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं। तो यानी कि डी, यानी कि तीनों करेक्ट है, इन तीनों में इसका जिक्र किया गया है। और मेगास्थनीज ने इंडिका बुक लिखी है, वहीं से शायद सबसे पहले इंडिया जैसा टर्म कॉइन होकर आता है। वैसे भी इंडस रिवर के इस तरफ रहने वाले लोगों को इंडस बोलते थे, हिंदू बोलते थे, इंडस बोलते बोलते हम उन्होंने इसको इंडिया बोला, और मेगास्थनीज ने जो किताब लिखी थी उसका नाम रखा था इंडिका। चलिए, आपके सामने दो स्टेटमेंट दिया गया है और आपको ध्रुपद, जेनरा ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के बारे में पूछा जा रहा है। आपको बताना यह है कि जो पहला स्टेटमेंट है क्या करेक्ट है कि मानसिंह तोमर जो थे महाराजा ऑफ ग्वालियर, वो रिस्पॉन्सिबल थे पॉपुलैरिटी ऑफ ध्रुपद म्यूजिक। क्या ध्रुपद म्यूजिक के लिए मानसिंह तोमर वाज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, जो इसकी पॉपुलैरिटी होती है। वहीं दूसरी ओर तानसेन जो कि अकबर के कोर्ट में थे, एक सिग्निफिकेंट ध्रुपद सिंगर थे। तो देखिए, तानसेन से रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी यूपीएससी पूछ चुका है, इसलिए हम लोगों ने तानसेन को इसमें इंक्लूड किया है। आपको बताना है क्या मानसिंह तोमर रिस्पॉन्सिबल थे, या फिर मानसिंह तोमर तानसेन जी जो थे ध्रुपद सिंगिंग में एक बहुत ही मशहूर या फिर इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थी, या फिर जो गाते थे वो तानसेन ध्रुपद में गाते थे। तो यस, सी, मतलब कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। सिंह तोमर को पानसिंह नहीं, मानसिंह तोमर, पानसिंह तोमर वाज अ वेरी डिफरेंट पर्सन। तो मानसिंह तोमर ही थे जो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा, जो महाराजा ऑफ ग्वालियर थे, इट वाज ही हु वाज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनॉर्मस वेग ऑफ ध्रुपद। मतलब कि इसका जो बहुत प्रचार प्रसार हुआ उसमें मानसिंह तोमर साहब का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था, और तानसेन तो गाते ही थे ध्रुपद में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो आपको सतवाहनास के बारे में इस कंसिडर करना है, कुछ स्टेटमेंट को, कि सतवाहनास के बारे में कौन सा इन तीनों स्टेटमेंट में से करेक्ट है। इसमें कुछ इश्यूज लग रहा है मुझे, तो मैं अभी इस क्वेश्चन को स्किप करूंगा। इस क्वेश्चन को हम कल के सेशन में ले लेंगे, क्योंकि मुझे इसमें दो इश्यूज आ रही हैं जो कि मैं आपको कल के सेशन में इसको इंक्लूड कर लूंगा इस क्वेश्चन को। तो इसको स्किप करते हैं आज के लिए। वैदिक पीरियड से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट है कि जो कि नॉट करेक्ट है, मतलब कि करेक्ट नहीं है। तो किंग जो थे उस वक्त क्या करते थे, लेटर वैदिक पीरियड है, वैदिक पीरियड नहीं, मैं ये भूल गया। लेटर वैदिक पीरियड में क्या किंग के पास स्टैंडिंग आर्मी थी, काफी बड़ी सेना रखते थे क्या राजे महाराजे उस वक्त के। द सोसाइटी कम टू डिवाइड इनटू 4 वर्णास। अंत तक आते आते क्या सोसाइटी 4 वर्ण में डिवाइड हो गई है, जो कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में जिसका जिक्र किया गया है। 4 अलग अलग वर्ण, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। सेक्रीफाइस एंड परफॉर्मिंग रिचुअल्स बिकम द ग्रांट ऑफ लैंड एज सेक्रीफाइसल फी इज नॉट वेल एस्टेब्लिश इन द लेटर वैदिक पीरियड। अब जो सेक्रीफाइसेस कराए जाते थे, जो मंत्र, जो यज्ञ कराए जाते थे, उसके बदले में कुछ उनको लैंड ग्रांट दिए जाते थे, ऐसी कोई बात है क्या। या फिर सेक्रीफाइसेस एंड परफॉर्मिंग रिचुअल्स बिकम डोमिनेंट मोड ऑफ वर्शिपिंग द गॉड्स। भगवान को पूजा करने के लिए सेक्रीफाइसेस, मतलब कि जो बलि प्रथा थी, वो एक तरीका था या फिर नहीं था। तो ऑप्शन ए इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बाकी सभी का सभी करेक्ट है। अभी तक भी किंग ने कोई बड़ी स्टैंडिंग आर्मी रखना स्टार्ट नहीं किया था। बाकी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सोसाइटी 4 वर्णों में डिवाइड हो गई थी लेटर वैदिक पीरियड में। वहीं लैंड देना शुरू स्टार्ट कर दिया गया था सेक्रीफाइसल फी के रूप में, और सेक्रीफाइसेस जब सेक्रीफाइसल फी के रूप में लैंड ग्रांट किए जाने लगे थे, तो ऑब्वियस सी बात है सेक्रीफाइसेस तो सोसाइटी में होते ही होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते। इधर एक्सप्लेनेशन दिया है कि किंगडम्स वाइडर होने लगे थे और किंग मोर पावरफुल होने लगा था, और अथॉरिटी टेंडेड टू द बिकम टेरिटोरियल। और वैदिक टाइम्स में किंग डिड नॉट पोजेस अ स्टैंडिंग आर्मी। आप इसको याद रखेंगे। ट्राइबल्स इन इट्स वर्ड मस्टर्ड इन टाइम्स ऑफ वॉर। अलग अलग लड़ाइयों में क्या होता था, ट्राइबल लोग होते थे जो कि पार्टिसिपेट करते थे, तो राजा को कोई बहुत बड़ी आर्मी रखने की जरूरत नहीं थी। 8 नंबर क्वेश्चन को अगर हम देखें तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चरल सिस्टम इन द मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड में एग्रीकल्चरल सिस्टम से रिलेटेड आपके सामने 3 स्टेटमेंट्स दिए गए। आपको बताना है कौन करेक्ट है या फिर कौन इनकरेक्ट है। द मॉडर्न स्टेट्स प्रोवाइडेड
इरिगेशन फैसिलिटीज एंड रेगुलेटेड वाटर सप्लाई। तो क्या वो सिंचाई की अच्छी व्यवस्था प्रोवाइड करते थे और एक वाटर सप्लाई को क्या करते थे, रेगुलेट करते थे। द मौर्यन स्टेट एम्प्लॉयड स्लेव्स इन एग्रीकल्चर, क्या खेती किसानी में गुलामों का इस्तेमाल किया जाता था। और टू ब्रिंग द वर्जिन सॉइल अंडर द कल्टिवेशन न्यू पीजेंट्स वेर अलाउड टू रिमिशन इन टैक्सेस एंड सप्लाइड विद कैटल सीड्स एंड मनी। तो आपको बताना है कि चारों में से इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब कि ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। उन्होंने बहुत ही अच्छी व्यवस्था की थी, किस चीज़ की, वाटर सप्लाई की, और इरिगेशन के लिए उन्होंने बहुत अच्छा व्यवस्था किया था, कैनाल वैनल का निर्माण कराया था और बहुत से अलग अलग लेक भी बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। With reference to the Gupta period, who among the following were the court scholars poet of चंद्रगुप्त सेकंड। देखिए चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में पूछा जा रहा है, जो कि गुप्ता पीरियड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर होते हैं। और आपसे पूछना है रवि कीर्ति, अमर सिम्हा या फिर कालिदास, इसमें से कौन थे उनके कोर्ट पोएट के रूप में। इनमें से कोई एक थे, इनमें से कोई दो थे, या फिर इनमें से तीनों थे, क्योंकि यूपीएससी आजकल स्टेटमेंट बना रहा है वन ऑफ द अबव, टू ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। तो काफ़ी ज़्यादा आपको अब सतर्क रहने की जरूरत है यूपीएससी के एग्जामिनेशन में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 2 and 3 अमर सिम्हा और कालिदास। रवि कीर्ति वाज नॉट अ कोर्ट पोएट ऑफ द चंद्रगुप्त सेकंड। तो आप देख सकते हैं कि हरिसेन जो थे वो संस्कृत पोएट थे और कोर्ट ऑफिशियल थे। ही वाज एन इंपॉर्टेंट फिगर इन द गुप्ता एम्परर समुद्रगुप्त, जिसको कि भारत का नेपोलियन भी बोला जाता है। और उसी के साथ इलाहाबाद जो इंस्क्रिप्शन है, पिलर्स हैं, वहाँ पे भी इसके बारे में जिक्र किया गया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जैनिज्म। आपको जैनिज्म के बारे में बताना है। देखिए बुद्धिज्म जैनिज्म हमेशा से इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, इंपॉर्टेंट एरिया रहा है जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। लेकिन इधर कुछ वर्षों से देखा गया है कि सिर्फ अगर मैं 2021 के अपवाद को छोड़ दूँ तो इधर 3-4 वर्षों से देखा गया है कि सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज्म से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हो सकता है कि 2024 में बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको क्वेश्चन पूछा जा सके, जैनिज्म से पूछा जा सकता है। तो इट डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, भगवान के अस्तित्व को ही क्या करता है, ये नकारता है। वहीं दूसरी ओर अनलाइक बुद्धिज्म इट कंडेम्ड वर्ण सिस्टम, तो क्या बुद्धिज्म के विपरीत ये वर्ण सिस्टम की निंदा करता है। इट मेनली एम्स द अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम फ्रॉम वर्ल्डली बॉन्ड्स, ये जो सांसारिक बंधन है इससे मुक्त होने का ये बात करता है मेन मुख्य तौर पर। चलिए इसका करेक्ट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि सिर्फ थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है वह करेक्ट है, बाकी ये दोनों इनकरेक्ट है। तो आप देख सकते हैं कि जैनिज्म के जो 5 डॉक्ट्रिन है, आप वायलेंस कमिट नहीं करेंगे, अहिंसा का पालन करेंगे, आप झूठ नहीं बोलेंगे, आप चोरी नहीं करेंगे और किसी और की प्रॉपर्टी को आप क्या करेंगे, एक्वायर नहीं करेंगे। तो ये 4 जो पंचव्रत बोलते हैं इसको जैनिज्म में। उसी के साथ साथ ब्रह्मचर्य को भी क्या करेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे, मतलब कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, सिलेबसी का। तो स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट आंसर। अगर मैं 11 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऋग वैदिक पीरियड। ऋग वैदिक पीरियड के बारे में फिर से देखिए, ऋग वैदिक पीरियड की वापसी हो गई है, पूछा जा रहा है आपसे ऋग वैद के बारे में। तो महिलाओं को स्लेव के रूप में क्या किया जाता था, ऋग वैदिक पीरियड में यूज किया जाता था या फिर नहीं किया जाता था। लैंड वाज वेल एस्टेब्लिश्ड प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द ऋग वैदिक एज। ऋग वैदिक एज में लैंड जो थी, भूमि जो थी, वो काफ़ी वेल एस्टेब्लिश्ड प्रॉपर्टी थी। तो क्या गायों के लिए युद्ध नहीं होता था। अब समझिए, जिस चीज़ के लिए युद्ध होता हो क्या वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नहीं थी। चाइल्ड मैरिज वॉज वाइडली प्रिवेलेंट ड्यूरिंग ऋग वैदिक पीरियड। तो क्या चाइल्ड मैरिज बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था ऋग वैदिक पीरियड के टाइम पे। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ही करेक्ट होगा। वुमेन स्लेव हमको देखने को मिलता है और ब्राह्मणों को दान में भी देने की ऐसी कुछ जिक्र मिलता है कि ब्राह्मणों को दान में भी देते थे क्या, वुमेन स्लेव्स को, मतलब कि महिला गुलाम को। और इस तरह की कोई चीज़ें नहीं हुई थी, मतलब ये कि प्रॉपर्टी के रूप में अभी भी लैंड का कोई स्थान नहीं था। चाइल्ड मैरिज जैसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती है कहाँ पे, ऋग वैदिक पीरियड में। आप देख सकते हैं कि वुमेन स्लेव्स वर प्रिवेलेंट एज फॉर एग्जांपल वी आर गिफ्ट मेड टू प्रीस्ट्स स्टडी इन टर्म्स ऑफ काउज एंड वुमेन स्लेव्स एंड नेवर इन टर्म्स इन द मेजरमेंट ऑफ द लैंड। तो लैंड के कोई जिक्र नहीं होता है। द टर्म फैमिली, कुल, फैमिली के लिए कुल वर्ड यूज होता है और आज भी कुल वर्ड यूज करते हैं फैमिली के लिए। इज मेंशन्ड रेयरली इन द ऋग वेदा, is mentioned rarely in the it comprised not only mother,
father son slaves, hence statement 1 is correct. Rigvedic people may have occasionally occupied piece of land, but land did not form a well established type of private property. तो ये incorrect है. In Rigvedic times we also notice the practice of लेवरेट एंड विडो रिमैरिज. अब देख सकते हैं कि महिला विधवा विवाह की भी व्यवस्था थी. तभी स्वामी दयानंद सरस्वती ने बोला था वेदों की ओर लौटो, और उन्होंने वेदों में जो चीज़ें थी उसको उन्होंने सही ठहराया. देयर आर नो एग्जाम्पल ऑफ चाइल्ड मैरिज एंड द मैरिजेबल एज इज द ऋग्वैदिक सिम्स टू हैव बीन 16 to 17. 16 से 17 के बीच शादी की एज रखी गई थी. 50 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपके सामने हड़प्पा से रिलेटेड फिर से क्वेश्चन पूछा गया है, और बताना ये है कि हड़प्पा में हड़प्पन्स वर्शिप्ड गॉडेस सच एज दुर्गा, अम्बा और काली. दुर्गा, अम्बा और काली की पूजा करते थे हड़प्पन्स. वहीं दूसरी ओर हड़प्पन्स प्रैक्टिस्ड फॉलो वर्शिप्ड. क्या ऐसा होता था? देखते हैं. ऑप्शन बी इज द करेक्ट, मतलब कि सिर्फ 2 ऑप्शन करेक्ट है, 1 इनकरेक्ट है. मदर गॉडेस तो देखने को मिलती है, लेकिन दुर्गा, अम्बा और काली जैसी देवी अभी तक आई नहीं थी एक हड़प्पन एज में. विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफिकल सिस्टम बिलीव इन द मेटेरियलिज्म. ऐसा कौन सा फिलोसफिकल सिस्टम है सांख्य, लोकायत, वैशखा या फिर मीमांसा में जो कि मेटेरियलिज्म में बिलीव करता था? बी इज द करेक्ट आंसर, मतलब कि लोकयात जो फिलोसफिकल सेक्ट था वो बिलीव करता था मेटेरियलिज्म में. बाकी मीमांसा और वेदांता इन सारी चीज़ों में बिलीव नहीं करते थे. इसको भी चारवाक सिस्टम भी बोलते थे, जो कि चारवाक एक बहुत ही एक ऋषि थे चारवाक, और बोला जाता है कि बृहस्पति ने उसको गुरु थे चारवाक के, या फिर चारवाक एक धर्म की तरह स्टार्ट किया गया था जो कि सिर्फ और मौज मस्ती भोग विलास में बिलीव करता था. उसको लगता था कि सिर्फ यह दुनिया में, पर लोक में वो बिलीव नहीं करते थे, यह लोक में बिलीव करते थे. मतलब कि इसके बाद कोई दुनिया है नहीं, यहीं जीना है, यहीं मर जाना है. बहुत ही कंट्रोवर्शियल लाइन थी उनकी कि अगर ऋण लेकर भी घी पीना पड़े तो घी पी लो, मरने के बाद कौन तुमसे पैसे ले रहा है. बाकी लोग डेथ ओनली इज द एंड ऑफ द मैन, मृत्यु ही इंसान का आखिरी सत्य है, ऐसा ये मानते थे. लेकिन हिंदुइज्म में क्या बिलीव किया जाता है कि मृत्यु के बाद भी आप जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते हैं, आपको एक अनवरत यात्रा में चलते रहना पड़ता है. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंशियंट इंडिया द टर्म भुक्तिस, बिस्याज एंड बिथिस रेफर टू. क्या क्वाइंस के लिए बोला जाता था भुक्तिस को? एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स होते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स होते थे, या फिर किन्हीं किताबों का नाम है ये सब? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन होते थे, और ये मौर्यंस के टाइम पे होते थे. आप याद रखना है कि सारे टर्म्स किसके टाइम के थे? मौर्यंस के टाइम पे थे. विथ रेफरेंस टू द मनसबदारी सिस्टम ड्यूरिंग द मुगल रूल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अब देखिए मनसबदारी क्वेश्चन पूछ चुका गया है, और ये भुक्ति भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है. मनसबदारी सिस्टम पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यूपीएससी के द्वारा, तो और भी क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं. तो आपको बताना है कि इसको क्या बाबर ने एस्टेब्लिश किया था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद? आफ्टर द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत क्या बाबर ने इसको एस्टेब्लिश किया था, या फिर अंडर दिस सिस्टम द मनसबदार्स वर सपोज टू मेंटेन देयर ओन मिलिट्री फोर्स? और इस सिस्टम के अंदर में मनसबदार जो होते थे अपनी खुद की सैनिक अपना खुद का सैनिक रखते थे. द सैलरी ऑफ द मनसबदार वर स्टेटेड इन रुपीज एंड पेड बाय असाइनिंग देम जागीर्स. तो क्या उनको जागीर्स के द्वारा उनको दिया जाता था? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मतलब कि 2 और 3 बाबर ने नहीं, इसको किसने किया था स्टार्ट? अकबर ने. तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था मनसबदारी सिस्टम, और इसको मुगल्स में स्टार्ट किया गया था, और इसको किसने स्टार्ट किया था? अकबर ने. तो स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट. बाकी के दोनों स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है. उसको जट और सवार के रूप में उसको मैनेज किया जाता था. सवार का मतलब होता था मिलिट्री. तो ये था आज का एमसीक्यू सीरीज का 15 या फिर 17 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन, जिसमें कि हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस किए. अब कल मिलते हैं. कल हम अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चंस के साथ आपके सामने आएंगे, और वहाँ भी डिस्कस करेंगे अलग अलग क्वेश्चंस को. तो आज के लिए फिलहाल इतना ही. अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू वेरी मच.